चलो बाबू लोग, कल पिछले वीडियो में हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन देखे थे। आज हम इनवर्स वेरिएशन देखेंगे। डायरेक्ट वेरिएशन का ठीक उल्टा, दैट इज इनडायरेक्ट वेरिएशन। 7.2 है एक्सरसाइज 7.2। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 देख चुके हैं। बुक का नाम क्लास 8 इनोवेटिव मैथमेटिक्स, गुड लक पब्लिशर। चैप्टर 7 है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन। उसका एक्सरसाइज 7.1 हम कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 7.2 करते हैं, इनडायरेक्ट वेरिएशन। देखो, डायरेक्ट वेरिएशन में आपने देखा था कि दो क्वांटिटी के बीच में डायरेक्टली वेरिएशन हो रहा था, यानी एक को इंक्रीज करते थे तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा था। उसी तरह अगर एक को आप डिक्रीज करते हो तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा था। इसी को हम बोल रहे थे डायरेक्ट वेरिएशन। उसमें आपस में रेशियो सेम होता है और उसी रेशियो की मदद से हम सारे सवाल बना चुके हैं। कोई सवाल आपको ना बने तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अभी हम देखेंगे इनडायरेक्ट वेरिएशन या इनवर्स वेरिएशन। ये ठीक डायरेक्ट वेरिएशन का उल्टा है। ये मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट इस पे बता रहा हूं, इसको आप ठीक से देख लो। आप चाहो तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, सारा सवाल आपका बन जाएगा। एक दो सवाल मैं बता दूंगा। कोई भी सवाल अगर ना बने या दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब पहले समझो, इनवर्स वेरिएशन या इनडायरेक्ट वेरिएशन बोलते किसको है, उसका मीनिंग क्या है। ओके, इनवर्स वेरिएशन का मीनिंग क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन का ठीक उल्टा मीनिंग है। आप डायरेक्ट वेरिएशन का मीनिंग जान चुके हो। क्या मीनिंग है? ये भी दो क्वांटिटी के बीच में होगा। इनवर्स वेरिएशन का मीनिंग, इफ वन क्वांटिटी इंक्रीज या इंक्रीजेज, अगर एक क्वांटिटी को इंक्रीज आप करोगे या अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होता है, द अदर क्वांटिटी डिक्रीज प्रोपोर्शनेटली, उसी प्रोपोर्शन में दूसरा क्वांटिटी डिक्रीज होगा। ये इसका मीनिंग हुआ। अब इसको एग्जांपल से हम समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। ये तो हमने डेफिनेशन लिख दिया। आप लोग मोटरसाइकिल चलाते हो, कार चलाते हो, स्पीड ऑफ कार तो आप जानते ही हो, ठीक है। तो ये है एक क्वांटिटी आप ले लो स्पीड ऑफ कार, और दूसरा क्वांटिटी ले लो टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस। टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस यानी कि ये होगा आवर में, ठीक है। आप ए पॉइंट से बी पॉइंट के लिए जा रहे हो कार से। ये ए से बी की दूरी जाने में आपने 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड रखा, तो आपको टाइम कितना लगा? 1 घंटा। समझ में आ गया? दो क्वांटिटी है, एक है स्पीड ऑफ कार और एक है टाइम ए से बी तक जाने में। अब इसी दो क्वांटिटी के बीच में आपको इनवर्स वेरिएशन देखना है। अगर आप स्पीड बढ़ा देते हो 120 किलोमीटर पर आवर, तो आपको टाइम कितना लगता है? आधा घंटा। यानी इसको आप बढ़ाए हो तो ये आपका घटा है, ठीक है। इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेज द अदर क्वांटिटी डिक्रीजेज, ठीक है, प्रोपोर्शनेटली। इसको हम डबल किए तो ये हाफ हो गया। प्रोपोर्शनेटली मतलब इसको डबल किए हैं तो ये सीधे हाफ हो गया। दो क्वांटिटी के बीच में आपने देख लिया कि एक को बढ़ाने से दूसरा घटता है, तो ये इनवर्स वेरिएशन को फॉलो कर रहा है। लेकिन इसमें एक चीज और जानने की चीज है बाबू। यहां पर एक क्वांटिटी एक और था, दैट इज थर्ड क्वांटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देखो आसानी से, बहुत आसान होगा अगर इसको जान जाओगे। ये ए से बी तक का जो दूरी था, इसको हमने फिक्स रखा। अगर दूरी को बढ़ा दोगे तो फिर टाइम फिर कुछ और लगेगा। तो अगर ये ए से बी तक की दूरी फिक्स रखोगे आप, तो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाओगे तो 1 घंटा लगेगा, 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाओगे तो आधा घंटा लगेगा। तीसरा क्वांटिटी हमेशा फिक्स रहना चाहिए। इनडायरेक्ट वेरिएशन में हर सवाल में एक थर्ड क्वांटिटी होगा जो कि फिक्स रहेगा। ये भी आपको हर जगह मिलेगा।
और तब दो क्वांटिटी के बीच में क्या होगा, इनवर्स वेरिएशन होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज आप बिस्किट खरीद रहे हो, तो बिस्किट का कुछ ना कुछ रेट होता है, रेट ऑफ बिस्किट 20 रुपये पर बिस्किट आप आपको रेट पता चला, ठीक है। आपके पास 100 रुपया है, आपके पॉकेट में सिर्फ 100 रुपया है, ये थर्ड क्वांटिटी है। अब 100 रुपया के बाद आप चले गए बिस्किट खरीदने, तो 20 रुपये पर बिस्किट के रेट से अगर आपको मिलता है बिस्किट, तो 5 बिस्किट खरीद पाओगे। यहां हम रेट ऑफ बिस्किट और नंबर ऑफ बिस्किट के बीच में वेरिएशन की बात कर रहे हैं। यहां 100 रुपया फिक्स है, आपके पॉकेट में सिर्फ 100 रुपया है, और आप चले गए दुकान, तो 20 रुपए के रेट से है तो 5 खरीद पाओगे। अगर उसका रेट घट जाता है 10 रुपए पर बिस्किट, अगर रेट आ गया तो आप 10 बिस्किट खरीद पाओगे। ये डबल हुआ तो ये भी डबल हो गया, सॉरी ये हाफ हुआ तो ये डबल हो गया। ओके, इसमें एक क्वांटिटी है रेट ऑफ बिस्किट, दूसरा क्वांटिटी है नंबर ऑफ बिस्किट। इसी तरह अगर आपको बोलेगा कि 10 बिस्किट खरीदने में कितना पैसा लगेगा, तो आप एक्स मान के सवाल बना सकते। अभी सवाल पे हम नहीं जाएंगे, इसको आप छोड़ दीजिए, सिर्फ आप मीनिंग समझिए। इनवर्स वेरिएशन का मीनिंग समझो कि 20 रुपए पर बिस्किट मिल रहा था, आपके पास 100 रुपया था, आप 5 खरीद पाए। अगर 10 रुपए का रेट आ गया पर बिस्किट का, आपके पास सिर्फ 100 रुपया है, तो आप 10 बिस्किट का पैकेट खरीद पाओगे। यानी ये हाफ हुआ तो ये डबल हो गया, सीधे इनवर्स। ओके, थर्ड क्वांटिटी फिक्स है। ये एग्जांपल 2 पर आते आते अब आपका इनवर्स वेरिएशन क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल और देख लो। एग्जांपल क्या है कि कुछ लोग हैं, 5 आदमी, जो किसी काम को 2 दिन में करते हैं। 5 आदमी किसी काम को कर रहे हैं, उस काम को करने में 2 दिन लगता है। अब थर्ड क्वांटिटी क्या है, तो वो काम, ठीक है, वो जो काम है वो एक काम है, हमने काम लिख दिया। अब काम को मत बढ़ाओ, वो काम फिक्स है। एक काम उनको दो, 5 आदमी को लगा दो, वो 2 दिन में कर देंगे। उतने ही काम को अगर 10 आदमी को दोगे तो एक ही दिन में कर देंगे, जल्दी कर देंगे। यानी ये थर्ड क्वांटिटी जो वर्क है वो फिक्स है। वो एक वर्क जो आपने 5 आदमी को दिया था, बाद में वही वर्क आपने 10 आदमी को दिया। 10 आदमी को दिया तो वो एक ही दिन में कर दिया। यानी आदमी को आपने बढ़ाया है तो दिन घट गया। तो मैन रिक्वायर्ड और टाइम टेकन के बीच में क्या है, इनवर्स वेरिएशन है। तो ये थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि दो क्वांटिटी डायरेक्ट वेरिएशन में है या इनवर्स वेरिएशन में है। ओके, सवाल हम कैसे बनाएंगे, 1-2 एग्जांपल से मैं बता दूंगा। इसमें एक थर्ड क्वांटिटी है जो हमेशा फिक्स रखना चाहिए। एक चीज इसमें आता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये सवाल अगर पूछ दे तो ये कुछ भी नहीं है, एक नया टर्म है। बस क्या है इसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है, ये 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आप गए तो 1 आवर लगा, ठीक है। 120 किलोमीटर पर आवर से आप गए तो आधा घंटा लगा। यानी 60 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 60 हुआ। यहां पर 120 और हाफ को मल्टीप्लाई करोगे तो भी 60 ही हुआ, ठीक है। तो ये हो गया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। 60 into 1 that is 60 is constant of proportionality. 120 into half that is 60 constant of proportionality. उसी तरह एग्जांपल 2 में 20 रुपए पर बिस्किट का रेट था, आप 5 बिस्किट खरीद पा रहे थे। 20 into 5 that is 100. सेकंड केस में जब रेट 10 रुपए पर बिस्किट हुआ तो आप 10 बिस्किट का पैकेट खरीद रहे हो, तो 10 into 10 वो भी 100। ये हो गया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। थर्ड केस, 5 आदमी 2 दिन में काम करता है तो 5 into 2 कर दो, 5 दूना 10। अगर 10 आदमी को लगा दोगे तो एक ही दिन लगेगा, तो 10 into 1 कर दो, दैट इज 10। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का यूज हम सवाल बनाने में करेंगे। डायरेक्ट वेरिएशन में हम लोग रेशियो का यूज कर रहे थे सवाल बनाने में। अगर यहाँ पे 3 टर्म दिया हुआ था और x निकालना था, तो डायरेक्ट वेरिएशन में दिस बाय दिस
इक्वल टू दिस बाय दिस करते थे, यहाँ हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का यूज करेंगे, यानी 20 इंटू 5 इक्वल टू x इंटू 10, और उसको इक्वल करेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा। चलिए एक दो सवाल मैं बना के आपको दिखा रहा हूं। चलो बाबू, कौन सा सवाल देखें? मैं क्वेश्चन नंबर 6 देखता हूं। 6, 7, 8 में बना रहा हूं, बाकी आप लोग खुद से बनाइए, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैं पढ़ रहा हूं, आप भी अपने बुक में पढ़ो। एक्सरसाइज 7.2, इन ए कैंप देयर इज एनफ फूड फॉर 420 स्टूडेंट्स फॉर 30 डेज। कुछ खाना है उनके पास, कितना खाना है उन्होंने ये नहीं बताया है। जो भी खाना है वो 420 बच्चे 30 दिन में खाते हैं, ठीक है। तो एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है आपके पास, दो क्वांटिटी आपके पास, एक क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये लिख दो नंबर ऑफ स्टूडेंट, और दूसरा क्या है, डेज, कितना दिन लगता, कितने दिन में वो खा पाते हैं। अगर 420 बच्चे हैं कैंप में तो 30 दिन डेज तक वो खाना चलेगा। वो जो भी खाना है वो फिक्स है, ठीक है, वो थर्ड क्वांटिटी है। अगर 600 बच्चे आ जाए, 420 की जगह अगर 600 बच्चे आ जाएं, तो इफ 600 स्टूडेंट्स टर्न अप इन द कैंप, फॉर हाउ मेनी डेज विल द फूड स्टोर्ड बी एनफ। तो वो खाना कितने दिन तक चलेगा, तो उसको x मान लो। आप लिख देना, लेट फॉर 600 स्टूडेंट्स द फूड विल बी एनफ फॉर x डेज, ये आप लिख सकते हो। तो ये दो क्वांटिटी आपको पहचानना है, और उसके बीच में डायरेक्ट वेरिएशन है कि इनडायरेक्ट वेरिएशन है, ये पता करना है। तो आप बताओ कि अगर बच्चों की संख्या बढ़ा देंगे तो खाना तो फिक्स है, तो जरूर ये कम होगा। यहां हमने बच्चों की संख्या को बढ़ाया है तो नंबर ऑफ डेज जरूर कम होगा, यानी इन दोनों के बीच में इनडायरेक्ट वेरिएशन है। ओके, तो हम कैसे बनाएंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का यूज करके 420 इंटू 30 इक्वल टू 600 इंटू x, इसकी सहायता से हम बना सकते हैं। आप लिख सकते हो यहां पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, 420 इंटू 30, और दूसरा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, 600 इंटू x। तो इस दोनों को आप इक्वेट कर दो, 600 इंटू x इज इक्वल टू 420 इंटू 30। यहां से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, जो भी होगा वो आपका आंसर हो जाए, यानी 21 डेज। आपने दो क्वांटिटी पहचाना और आपने कॉमन सेंस लगाया कि बच्चे अगर बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ डेज घटेगा या बढ़ेगा। कॉमन सेंस से हमने देखा कि नंबर ऑफ डेज घट जाएगा, तो हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का यूज करके x का वैल्यू निकाल दिए हैं। तीसरा क्वांटिटी यानी फूड की जो भी क्वांटिटी है, थर्ड, वो फिक्स है। ओके, चलो अब 7 देखते हैं। 2-3 सवाल की मदद से आप पूरा चैप्टर बना सकते हैं। 2-3 सवाल अगर मैं आपको बता दूं तो आप पूरा चैप्टर आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन 7 क्या है, 6 workmen कैन कंप्लीट ए जॉब इन 15 डेज। यानी आदमी की संख्या 6 है और वो किसी जॉब को 15 दिन में पूरा करते हैं। अब कितना जॉब है, तो कोई एक जॉब है, वो थर्ड, वो फिक्स है। हाउ मेनी men शुड वर्क इफ द जॉब इज टू बी कंप्लीटेड इन 10 डेज। अगर 10 ही दिन में खत्म करना है तो कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी। अगर 6 आदमी मिलकर 15 दिन में कोई काम करते हैं और आपको 10 ही दिन में खत्म करना है तो जरूर ज्यादा आदमी की जरूरत पड़ेगी। तो इन दोनों के बीच में इनडायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन है, यहाँ ये तो क्लियर हो गया। आपको उससे पहले क्वांटिटी पता करना है कि दो क्वांटिटी है क्या। तो पहला है वर्कमैन,
वर्कमैन लिखा हुआ है, आप मैन भी लिख सकते हो या वर्कर भी लिख सकते हो। बुक में वर्कमैन लिखा हुआ है तो चलो मैंने वर्कमैन लिख दिया। वर्कमैन की संख्या और डेज, नंबर ऑफ डेज, कितना डेज लगेगा किसी जॉब को। थर्ड है जॉब, अब जॉब कितना है तो जो भी है वो फिक्स है, ठीक है। हमने 6 आदमी लगाया तो 15 दिन में खत्म हुआ। अगर 10 ही दिन में खत्म करना है तो कितने की जरूरत कब पड़ेगी, यानी ये 15 से 10 इसको अगर घटाए हैं तो ये जरूर बढ़ेगा। ओके, तो ये हो गया इनडायरेक्ट वेरिएशन, यानी हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का यूज करेंगे। अगर यही डायरेक्ट वेरिएशन रहता तो रेशियो का यूज करते। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है 6 × 15 और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी x × 10 भी है, यानी कि 10x = 6 × 15, तो x = 6 × 15/10, यानी कि 9 वर्कमैन, ठीक है। अगर 10 दिन में खत्म करना है तो आपको 6 नहीं 9 आदमी की जरूरत पड़ेगी, तो ज्यादा, यानी कि ये इसको घटाए हैं तो ये बढ़ा है। क्लियर हो गया इनवर्स वेरिएशन। एक सवाल मैं और बना देता हूं, बाकी आप लोग खुद से बनाइए। इंट्रोडक्टरी पार्ट ही अपने आप में काफी था, लेकिन अब एक दो मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाह रहा हूं। विद द लेंथ ऑफ क्लोथ, क्वेश्चन 8 देखिए। विद द लेंथ ऑफ क्लोथ दैट आई हैव, हमारे पास कुछ कपड़े हैं, कितने मीटर है ये नहीं दिया हुआ है, जो भी है 10 मीटर 20 मीटर, एक कुछ कपड़ा है जो फिक्स है, ये थर्ड क्वांटिटी हो गया। अब जो भी कपड़ा है उससे आई कैन मेक 180 फ्रॉक्स ईच कंज्यूमिंग 1.5 मीटर ऑफ क्लोथ। अगर हम फ्रॉक बनाते हैं 180 फ्रॉक्स बन पाता है और प्रत्येक फ्रॉक 1.5 मीटर कंज्यूम करता है, यानी एक फ्रॉक को बनाने में आपको 1.5 मीटर का कपड़ा लगता है और आप टोटल 180 फ्रॉक बना पाते हो, आपके पास जो भी कपड़ा है। तो यहाँ 2 क्वांटिटी हो गया, नंबर ऑफ फ्रॉक्स, और दूसरा क्वांटिटी है कि एक फ्रॉक बनाने में कितना मीटर कपड़ा लगता है। तो पहला क्वांटिटी है नंबर ऑफ फ्रॉक्स, ठीक सर, ठीक है। और दूसरा क्वांटिटी क्या है कि ईच फ्रॉक कितना कंज्यूम करता है। ये तो ईच फ्रॉक कंज्यूम, सॉरी इसको लिखो आप लेंथ ऑफ क्लॉथ्स कंज्यूमिंग ईच फ्रॉक्स, इसको ऐसे लिखो लेंथ ऑफ क्लोथ कंज्यूमिंग ईच फ्रॉक्स, ठीक है। ये पहला क्वांटिटी है, ये ए, ये दूसरा क्वांटिटी है बी। आप क्वेश्चन देख के क्वांटिटी बना लो, ठीक है, ये आपको बनाना पड़ेगा। नंबर ऑफ फ्रॉक्स कितने हैं और लेंथ ऑफ क्लोथ कंज्यूमिंग ईच फ्रॉक, तो टोटल 180 फ्रॉक आप बना पाते हो अगर 1.5 मीटर कंज्यूम करता है ईच फ्रॉक, तो ये है इन मीटर, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या है, इफ विद द सेम क्लोथ, जो भी आपके पास कपड़ा है उसी क्लोथ से, उतने ही कपड़ा से, आई विश टू मेक बिगर फ्रॉक्स कंज्यूमिंग 2.5 मीटर ऑफ क्लोथ ईच, हाउ मेनी फ्रॉक्स कैन आई मेक। अगर आप बड़े बड़े कपड़े बनाओगे, बच्चों के लिए बनाते थे तो 1.5 मीटर का लगता था, ठीक है, मैंने यहाँ इन मीटर लिख दिया है, तो 180 फ्रॉक्स आप बना पाते थे। लेकिन आप बड़े लोगों के लिए बना रहे हो जिसमें कि 2.5 मीटर पर फ्रॉक लग रहा है, तो आप कितने टोटल फ्रॉक बना पाओगे, ठीक है। तो हमने मान लिया कि हम अगर 2.5 मीटर कपड़ा का फ्रॉक बनाते हैं तो x फ्रॉक बन पाता है, और बुक में दिया हुआ है कि अगर 1.5 मीटर पर
1.5 मीटर वाले बच्चों के लिए अगर बनाते हो, 1.5 मीटर कंज्यूमिंग ईच फ्रॉक बनाते हो तो 180 फ्रॉक बन पाता है। तो अगर ये इसको बढ़ा दिए, बड़े बच्चों के लिए बनाओगे तो जरूर ये घटेगा, यहाँ बढ़ाओगे तो ये जरूर घटेगा। तो ये इनवर्स वेरिएशन है। चलिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का यूज करेंगे। क्या है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी? ये है 180 इंटू 1.5 और यही है आगे x इंटू 2.5, सेम है दोनों। तो चलो 2.5x इजिकल टू 180 इंटू 1.5। तो यहाँ से आप x का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। एक 108 फ्रॉक। अगर आप 2.5 मीटर कंज्यूमिंग फ्रॉक बनाओगे तो 108 फ्रॉक बनेगा। अगर 1.5 मीटर कंज्यूमिंग फ्रॉक्स बनाओगे तो 180 फ्रॉक बनेगा। ओके, बाकी सवाल आप खुद से बनाइए। जो मेरा मेन टारगेट है टाइम एंड वर्क, वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, जिसको आप आसानी से देखिएगा। इंट्रोडक्टरी पार्ट अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपका सारा सवाल बन जाएगा। ओके, बाय।